नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले एनआईए के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर एनआईए की टीम ने बांडीपुरा में छापेमारी शुरू कर दी है। 2 लोगों के आवासों पर ये जांच पड़ताल की जा रही है और एक शख्स आपराधिक मामले में पुलिस की हिरासत में इस वक्त देखा गया है। और दूसरी ओर यहां पर आप ये भी देखिए कि दूसरे को भी जांच पूरी तक होने के लिए यहां एनआईए के पास ही गिरफ्त में रखा गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला बांडीपुरा से, जहां पर एनआईए की टीम पूरी तरह से छापे मारती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी श्रीनगर के अंदर एनआईए पूरी तरह से सक्रिय देखी गई थी और अलग अलग लोगों पर नकेले किस तरह से कसी जा रही थी ये भी सबने देखा। लेकिन अब आप देखिए एक बार फिर से बांडीपुरा जिले के अंदर से ही खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है और दूसरे जो यहां पर लोग हैं उन पर भी जांच को लेकर पूरी तरह से शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दूसरे को भी जांच पूरी होने तक एनआईए ने गिरफ्तार किया है और एक शख्स आपराधिक मामले में यहां पुलिस की हिरासत में है। और इस शख्स से क्या क्या पूछताछ हो रही है ये देखने वाली बात है और किन मुद्दों को लेकर एनआईए की तरफ से जिला बांडीपुरा के अंदर ये छापेमारी का सिलसिला शुरू किया गया है, क्योंकि 2 लोगों के आवासों पर जांच पड़ताल शुरू की गई है। ये दोनों लोग कौन थे और आखिर क्यों एनआईए की तरफ से इन लोगों के घरों के अंदर छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही आपको ये बताना भी बहुत जरूरी कि पिछले कुछ दिनों से ही लगातार यहां पर ईडी और एनआईए पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। एक एक करके छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। श्रीनगर में भी इससे पहले एनआईए का छापेमारी का एक सिलसिला जो है वो देखा गया था, लेकिन अब जिला बांडीपुरा से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 2 लोगों पर शिकंजा कसा गया है। इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैयद तजम्मुल। तजम्मुल, सबसे पहले ये बताइए कि जो ये छापेमारी की जा रही है, किन लोगों के आवासों पर अभी तक यहाँ पर छापेमारी जो है वो हुई है? अच्छा, ये शिमाली कश्मीर का चिट्ठे बांडीपोरा इलाका है और चिट्ठे बांडे में आज सुबह जो है एनआईए ने छापामारी की और जम्मू कश्मीर पुलिस का लोकल यूनिट इनके साथ में था और 2 घरों पे छापे पड़े हैं। यह चिट्ठे बांडे नॉर्थ कश्मीर का इलाका और यहाँ पर बाप बेटा गिरफ्तार हुआ है। बताया जाता है कि पुलिस टीम ने रेड मारा मुजम्मिल अहमद भट्ट, वलद गुलाम हसन भट्ट और वकार अहमद लोन सनाफ गुलाम मोहम्मद दून, जो दोनों ताल्लुक रखते हैं चिट्ठे बांडी का। और बताया जाता है क्योंकि एनआईए ने डिटेन किया हुआ है मुजम्मिल और उसके बाप गुलाम हसन भट्ट को बांडीपोरा से कस्टडी के लिए। और इंडिविजुअल में वकार जो है वो ऑलरेडी कस्टडी में, उनके खिलाफ एफआईआर 30/2020 अंडर सेक्शन 182339 ULAP एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। लेकिन एनआईए की तरफ से जो तजम्मुल यहाँ पर ISJK के लिए पहले से काम करता था, जिसकी वजह से वकार को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज उसके घर पे भी छापामारी बांडीपुरा में हुई। ISJK की अगर बात की जाए तो जम्मुल, तो आपने ये भी देखा कि पिछले दिनों श्रीनगर के अंदर भी एनआईए की तरफ से छापेमारी का सिलसिला शुरू किया गया था। लेकिन ये बताइए कि इन लोगों पर अपराध कौन कौन से डाले गए हैं और अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है कार्यवाही को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि एक शख्स को यहाँ पर हिरासत में भी लिया गया है। देखिए, बाप बेटे को हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया चिट्ठे बांडी में और इल्जाम जो है वो एनआईए अपनी प्रेस रिलीज में देगा कि अगर वकार अहमद बंद है उनके खिलाफ ISJK के साथ ओवरग्राउंड वर्कर का इल्जाम है। दूसरी तरफ मुजम्मिल और उसके बाप के घर पे छापा पड़ने के बाद उन पे आरोप क्या होंगे, वो ISJK या किसी दूसरी तंजीम के साथ हो सकता है कि उनके कुछ इल्जाम उनके खिलाफ हो। लेकिन जो पुलिस का अभी दावा है, एनआईए का जो दावा है, उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी चीज वहां से जब्त नहीं की गई है और इब्तदाई मरहले में बाप बेटा गिरफ्तार हुआ है और ये वकार जो है पहले से गिरफ्तार है, उसके घर पे भी छापा पड़ा है चिट्ठे बांडीपोरा में। आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाएगी खबर कि आखिर आरोप क्या है, क्या इन्हें किस मामला में, किस केस में एनआईए की तरफ से पूछताछ की जाए। यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स को मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया एनआईए की तरफ से। बिल्कुल, देखिए इस तरह की कार्रवाई आपको याद होगा बीते हफ्ते में ही कोकरनाग में हुई थी। उससे पहले बिजबाड़ा, बारामूला, सोपोर, कुलगाम, त्राल और कई इलाकों में इस तरह की कार्रवाई पहले भी हुई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जो है एनआईए की तरफ से की जा सकती है, जिसमें बांडीपोरा, बारामूला और बाकी इलाके शामिल हैं। और एनआईए खंगालने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी को सपोर्ट ग्राउंड पे है और जो उनके खिलाफ आरोप है, ओवरग्राउंड वर्कर हों या एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलविस हों
या कहीं ना कहीं उन पे कुछ इल्जाम हो, उसको किस तरह से वो खंगाले की एनआईए कोशिश कर रहा है, सीआई की कोशिश कर रहा है। चलिए, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, क्योंकि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे भी पूछताछ जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद तजब्बुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजब्बुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से एनआईए पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। इससे पहले भी ओवरग्राउंड वर्कर्स पर नकेल कसी गई है और अब इन लोगों पर भी ओवरग्राउंड वर्कर को लेकर ही यहाँ पर छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि एनआईए की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ पूरी जानकारी साझा की जाती है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला सांबा आपको लिए चलते हैं, क्योंकि जिला सांबा के अंदर से भी दिखाना बहुत जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से वहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस की खुशियों में दुश्मन यहां खलल नहीं डाल पाएगा और पुलिस और सुरक्षा बल हर नापाक मंसूबे पर पानी फेरेंगे। और सांबा में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की मॉक ड्रिल यहां पर शुरू कर दी गई है और जम्मू पठानकोट हाईवे से लेकर सरहद तक यहां सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। जम्मू पठानकोट हाईवे से लेकर पूरी तरह से सरहद तक जो रास्ते जाने वाले हैं वहां पर नाकों में इजाफा कर दिया गया है। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर रखते हुए ये काम किया गया। पुलिस और सुरक्षा बल हर नापाक मंसूबे पर यहां पानी फेरते हुए नजर आएंगे, पूरी तरह से कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर मॉक ड्रिल जो है वो शुरू की गई है। अभियान पहले ही शुरू कर दिया गया है कि अगर किसी भी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में यहां पर दुश्मन रहता है तो उसे कैसे नाकू चने चबाने हैं। इसी तरह से इसी को मद्देनजर रखते हुए मॉक ड्रिल का यहां पर अभियान जो है वो शुरू किया गया है। तो साफ इस पर पूरी जानकारी लेने के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, सबसे पहले तो यहां पर मॉक ड्रिल के हवाले से ही जानकारी लेना चाहेंगे कि कहां तक पहुंचा है ये पूरा प्रयास। इन्फॉर्मेशन पास होती है कि मॉक ड्रिल जिला सांबा में चलाई जाएगी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, जिसमें पुलिस होगी, सीआरपीएफ होगी, एसओजी की टीमें होंगी। तो पूरे जिला सांबा के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में आज ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि अगर इन फ्यूचर जिस तरह से लॉकडाउन होता है, यानी लॉकडाउन ये कोविड वाला लॉकडाउन नहीं, दूसरा अगर कोई कर्फ्यू लगता है तो उसमें जब धारा 144 लागू होती है तो इन बिटवीन अगर कोई शरारती तत्व जो खलल डालने का प्रयास करेंगे तो उनको किस तरह से कंट्रोल में करना है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उसी को प्रमुखता देते हुए आज ये पूरा मॉक ड्रिल का सिलसिला जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा चलाया गया है। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि इसका दूसरा हिस्सा ये है कि जिस तरह से 15 अगस्त का दिन अब काफी पास है और उसी के साथ साथ कल 5 अगस्त का दिन है, यानी वो दिन जब धारा 370 में संशोधन किया गया था और 35A को हटाया गया था। तो उन्हीं को सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी ये मॉक ड्रिल जो है वो बड़े पैमाने पर चलाई गई है और पूरी तरह से आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर मॉक ड्रिल इन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों द्वारा की जा रही है और कहीं ना कहीं ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए। यानी हमारे जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो सक्षम है हर किसी सिचुएशन से निपटने के लिए। और उसी के चलते अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों की बात करें तो वहां पर भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी पहले ही बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आज ये जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है ये तो एक हिस्सा है ही। इससे पहले लगातार जो पिछले 1-1.5 महीने से जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं वो सबके सामने है। ड्रोन गतिविधियां लगातार देखी जा रही है, कई संदिग्धों को देखे जाने के मामले सामने आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस फिराक में है कि भारत में माहौल को किसी तरह से खराब किया जाए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर और धारा 370 को हटाए हुए जब 2 साल कल पूरे हो जाएंगे उसी के संदर्भ में ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। हमने आला अधिकारियों से भी बात की है इस पूरे मॉक ड्रिल को लेकर, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे जवान अलर्ट है, हर किसी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है और ये मॉक ड्रिल पूरे जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है। जम्मू पठानकोट हाईवे और सरहद तक की बात करें तो कहां पर नाके लगाए गए हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है? देखिए, जिला सांबा का जो प्रवेश द्वार टप्याल इलाका है वहां पर ऑलरेडी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। वहां पर डिप्लॉयमेंट को और बड़े स्तर पर बढ़ाया गया है। वहीं बॉर्डर के इलाकों की बात करें तो बॉर्डर के इलाकों पर भी लगातार सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट बड़े स्तर पर की गई है। गगवाल, सांबा, बड़ी ब्राह्मणा, विजयपुर, पुरमंडल या दीगर आसपास के जितने भी दूर दराज के इलाके हैं वहां पर अब इस समय सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को काफी बड़े पैमाने पर कर दिया गया है। वहां पर हमारे जवान पूरी तरह से मुस्तैद है, हर एक जवान मोर्चा संभाले हुए है। और इसी बीच आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से आला अधिकारियों की बात करें तो वो खुद इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बने हुए हैं। एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी की बात करें वो खुद नजर आए इस पूरे मॉक ड्रिल के दौरान और डीएसपी हेडक्वार्टर या दीगर जितने भी एसडीपीओ हैं अलग अलग इलाकों के वो सारे यहाँ पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो इनपुट भी नजर आ रहे हैं जो एजेंसियों द्वारा मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हालात खराब हो सकते हैं, तो उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब जो आला अधिकारी हैं वो भी खुद वेपन्स हाथ में लेकर खुद जो वो ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से ये पूरी एक्सेस की जा रही है, इससे पहले अलर्ट है हमारे पूरे जवान। तो हर कोई ऐसी अगर एक्टिविटी होती है, इलीगल एक्टिविटी या कोई ऐसे शरारती तत्व जो माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हो, तो उनसे निपटने के लिए हमारे जवान पूरी तरह बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से मॉक ड्रिल यहाँ पर शुरू की गई है और हर किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से हमारे सुरक्षा बल मुस्तैद हैं और यहाँ पर सतर्क भी हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला कठुआ लिए चलेंगे, क्योंकि कठुआ से भी लगातार देखना बहुत जरूरी है। कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया था, लेकिन कितनी सफलता हाथ लगी है ये देखने वाली बात है, क्योंकि रंजीत सागर झील में आज सुबह से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया है। क्रैश हुए चॉपर में सवार लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं लग पाया, यानी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया और सेना के साथ साथ नेवी के ड्राइवर्स भी अब इस अभियान में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मंगलवार को सेना का चॉपर झील में क्रैश हुआ था और अभी तक ये जानकारी भी सामने नहीं आ पाई है कि आखिर इस चॉपर के अंदर कितने लोग मौजूद थे और इस चॉपर ने कहां से उड़ान भरी है और कहां तक इसका रिसीविंग स्टेशन था, कहां पर इसने लैंड करना था। अभी तक ये जानकारी भी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इस बीच में आप देखिए, कल से ही लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई थी, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। आज सुबह फिर से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। मात्र आप देखिए किस तरह से सफलता जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। यानी एक बहुत बड़ा सवाल यहां खड़ा होता हुआ ये नजर आ रहा है कि आखिर कल से अगर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है तो अभी तक इन लोगों का पता क्यों नहीं चल पाया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चॉपर को लेकर अगर बात करें कितने लोग उसके अंदर शामिल थे, ये जानकारी भी हासिल करना बहुत जरूरी था। लेकिन मंगलवार को सेना का चॉपर यहां पर झील में क्रैश हो गया और सेना के साथ साथ अब नेवी के ड्राइवर्स भी यहां पहुंच चुके हैं, जिन्होंने अभियान में अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जरा ये बताइए कि जिस तरह से कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, कुछ भी हाथ लगता हुआ नजर नहीं आया, आज क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, इस पूरे ऑपरेशन को शुरू हुए 24 घंटे से अधिक का समय यहाँ पर हो चुका है। और आपको बता दें कि जैसे ही कल ये समाचार मिला था, सबसे पहले पंजाब पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि रंजीत सागर झील में एक चॉपर जो है वो यहाँ पर क्रैश हुआ है, क्योंकि पंजाब का इलाका बिल्कुल सामने है। पंजाब का एक व्यक्ति था जिसने पूरे हादसे को होते हुए देखा, पुलिस को सूचित किया गया। बसोली पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की मदद से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया था। और आपको बता दें कि जल्द ही पुलिस ने वो जितना भी उसका मलबा था इस चॉपर का, वो वहां से बरामद कर लिया गया था, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को वहां बुलाया गया। आर्मी के गोताखोर यहाँ पर पहुंचे, लेकिन पूरी जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था, कुछ भी हाथ सामने नहीं लगा। और जिसके बाद आज सुबह नेवी की टीम को यहाँ पर बुलाया गया है और नेवी के गोताखोर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू किया गया। कल जो देर शाम बंद कर दिया गया था, सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया है। लेकिन अभी तक जो समाचार मिल रहे हैं कि अभी तक जितनी भी टीमें हैं जो झील के बीच गई हैं, अभी तक वापस नहीं लौटी हैं। लेकिन अभी तक जितने भी लोग इस चॉपर में सवार थे, उनका कुछ भी पता नहीं लग पाया। सरबजीत, ये बताइए कि किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत हुई है? कोई यहाँ पर जानकारी जुटाने की कोशिश की गई कि चॉपर के अंदर कितने लोग मौजूद थे, कहां से उड़ान भरी थी, कहां जा रहे थे, किस वजह से ये हादसा पेश आया है? कोई जानकारी उस हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, सेना के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिला पुलिस कठुआ के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए। लेकिन कोई भी अगर बात करें सेना या वायुसेना, कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन एसएसपी कठुआ आरसी कोतवाल से हमारी बात हुई थी, उनका ये साफ तौर पर कहना था कि प्राथमिकता है कि जितने भी लोग चॉपर में सवार हैं उनको किसी तरीके से बाहर निकाला जाए, उनको बचाया जाए। लेकिन जो सेना है, अभी तो उनके अधिकारी जो पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कितने लोग इसमें सवार थे, कहां से इसने उड़ान भरी थी, कहां इसने जाना था और हादसे के पीछे के कारण क्या है। इस बारे में, इस मामले में कोई भी इसका अधिकारी जो है वो खुलकर कैमरे के सामने बोलने कितनी जगहों पर स्विमर्स जो है वो डाले गए हैं सरबजीत? क्या एक ही जगह पर स्विमर्स जो है वो यहाँ पूरी तरह से छानबीन करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर झील को और भी अलग अलग हिस्सों से छानने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, झील का जो स्तर है, वाटर लेवल है, वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्टीमर की मदद से यहाँ पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो चॉपर की मदद से
हवा से भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है, क्योंकि ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि झील का बहाव जो है वो भी काफी ज्यादा हो सकता है कि कहीं वो लोग बह के नीचे न चले गए हों। इसके लेकर हवा से भी पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है और लगातार जो आर्मी के स्टीमर्स हैं, इसके अलावा जो नेवी के स्टीमर्स हैं वो भी यहाँ पर मंगवाए गए हैं। उनके गोताखोर जो हैं लगातार आज सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पुलिस की टीमें जो है वो भी मौके पर पहुंची हुई हैं और पूरे इलाके लेकिन अभी तक सरबजीत यहाँ पर सफलता हाथ लगती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अगर बात की जाए तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर नेवी के ड्राइवर्स भी पहुंचे हुए हैं, अभियान में जुटते हुए नजर आए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता हाथ मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और आप देखिए किस तरह से कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी सबूत साथ में देखने को नहीं मिला है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला राजौरी आपको लिए चलते हैं, जहां पर कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और बार बार लोगों से अपील भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए राजौरी में फिर से कोरोना लगातार तेजी से फैलने लगा है। 24 घंटों में 19 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई है। एक और संक्रमित ने राजौरी के जीएमसी में अब दम तोड़ दिया था और जिले में 63 यहां पहुंच चुकी है एक्टिव पॉजिटिव मामलों की संख्या। इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार कोरोना को लेकर लोग जो हैं वो भूलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर काम करना बहुत जरूरी है, मंथन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना जो है वो लंबे समय तक हमारे सबके साथ चलने वाला है। तो इस पर एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों से बार बार अपील भी की जा रही है कि 2 गज की दूरी रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना कितना जरूरी है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी बाजारों में जब राजौरी जिले के अंदर लोगों ने रुख किया, उस वक्त एसओपीज का पालन नहीं किया गया, जिसका खामियाजा अब जिला राजौरी के लोग जो है वो भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें आप देखिए 24 घंटे में 19 लोगों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक और संक्रमित ने राजौरी के जीएमसी अस्पताल के अंदर दम तोड़ दिया है और एक एक करके अब मौत का आंकड़ा भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, अपडेट कीजिए, क्योंकि जिस तरह से लोग कोरोना को पूरी तरह से भूलते हुए नजर आ रहे थे, अब कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता जा रहा है। फिर एक बार बनता जा रहा है, गलत नहीं हुआ, क्योंकि राजौरी में काफी दिनों के बाद कल दोबारा 19 पॉजिटिव मामले सामने आए। हालांकि कल की तारीख की अगर हम बात करें तो 2627 टेस्ट किए गए, मगर उसमें से 19 पॉजिटिव आना एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कल एक डेथ भी हुई थी राजौरी में। इस तरह अगर राजौरी में मरने वालों की संख्या की हम बात करें तो 226 तक पहुंच चुकी है। और दूसरी लहर की अगर हम बात करें तो दूसरी लहर में 145 लोगों ने राजौरी में अपनी जान गंवाई, जिसमें से 112 लोगों का ताल्लुक राजौरी से था और 23 लोग पुंछ से, 3 रियासी से, 1 जम्मू से, 1 कठुआ से, बिहार से थे, जिसका कुल मिलाकर 142 लोगों ने दूसरी लहर के दौरान अपनी जान गंवाई। और लगातार जिस तरह अगर ये कहेंगे पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव मामलों में कमी देखने को मिल रही थी, मगर कल जिस तरह दोबारा 19 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि एकदम 10 से 12 केस बढ़ना ये जरूर चिंता का विषय, क्योंकि कुछ दिनों से पॉजिटिव केसों की संख्या में काफी कमी देखने को मिली थी, जिसके बाद लोगों की तरफ से लापरवाही के बड़े पैमाने पर सिलसिले देखने को मिले। लोगों ने मास्क पहनना तक छोड़ दिया था, हालांकि प्रशासन की तरफ से 2 दिन पहले जरूर दोबारा नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, मगर दिन को जो हालत मार्केट क्या लगता है जमशेद कि लोगों को आज भी एहतियात बरतना कितना जरूरी है, क्योंकि लोग कोरोना को भूलते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तरीके से अगर आम जनता की बात करें तो उनके दिमाग में अब ये हो गया है कि कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बिल्कुल, अगर ये कहें कि दूसरी लहर के बाद जब थोड़ी सी राहत मिली है तो केसों में कमी हुई और लोगों की तरफ से बड़े पैमाने पर लापरवाही देखने को दोबारा मिल रही है। जहां लोग मास्क पहनना भूल गए और कोरोना जैसी विभाग को भूल गए, जिसने दूसरी लहर में सिर्फ 145 लोगों को हमसे छीना है, सिर्फ राजौरी की अगर हम बात करें। उसके बावजूद हालांकि प्रशासन की तरफ से जितना पहले सख्ती की जाती थी, पिछले कुछ दिनों से वो भी कम देखने को मिली थी, जहाँ प्रशासन की तरफ से बिना मास्क पहने हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई पहले जिस तरह की जाती थी उस तरह नहीं की जा रही थी। हालांकि 2 दिन पहले प्रशासन की तरफ से जरूर नाइट कर्फ्यू लगा दिया, मगर राजौरी के लिए चिंता का विषय यह है कि यहाँ मार्केट बहुत कंजेस्टेड मार्केट है और दिन में यहाँ बाहर से लोगों के आने का सिलसिला बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिस कारण मार्केट में बहुत ज्यादा रश होता है, मगर उसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही बड़े पैमाने पर राजौरी में देखने को मिल रही है, जो जरूर। जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जिला राजौरी के अंदर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 19 लोग यहाँ पर संक्रमित पाए गए हैं, जिस पर काफी गौर फरमाना जरूरी है। इस पर आपको बताना यह भी बहुत जरूरी है कि एहतियात
एहतियात आपको किस तरह से बरतनी है, तो एहतियात बरतते रहिए, आगे बढ़ जाएंगे। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन का हर कोई कायल हो रहा है और देश की इस टीम का सेमीफाइनल मुकाबला आज अर्जेंटीना के साथ होने जा रहा है, जिसे लेकर हर कोई उत्साहित दिख रहा है। और जम्मू की हॉकी खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की हौसला अफजाई करते हुए उसे अपनी शुभकामनाएं भी दी। सेमीफाइनल में प्रवेश कर भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा था और अगर आज अर्जेंटीना को भी उसने धूल चटा दी तो ये सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। पूरा ट्रस्ट है कि हमारी जो टीम है वो हमारे लिए सेमीज में अर्जेंटीना के खिलाफ खेल के हमारे लिए गोल्ड लेके आएंगी। वो सिर्फ इंडिया टीम का गोल्ड नहीं, वो हमारा गोल्ड है। वो इंडिया, बिकॉज वी आर इंडियन प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स, एंड इट शुड बी प्राउड टू अस दैट वी वॉन द गोल्ड। मोटिवेशन की तो बात है सर, एक मतलब लेडीज की टीम जो है वो फर्स्ट हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि वो लोग ओलंपिक्स में सेमीज में पहुंचे हैं। तो सर मोटिवेशन की तो हमारे लिए बात है कि हम लोग भी हॉकी के प्लेयर्स हैं, तो एक हॉकी की इंडिया टीम जो है वो सेमीज में है, तो ये तो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन की बात है। जब हम उनको खेलते हुए देखते हैं तो हमें भी लगता है कहीं ना कहीं हम भी कभी ऐसा खेल सकते हैं, हम भी उनकी जगह जाएंगे, कभी हम भी ऐसा खेलेंगे, हम भी इंडिया के लिए गोल्ड लाएंगे, सिल्वर लाएंगे, हम भी ओलंपिक्स में आगे जाएंगे। तो सर इस ओलंपिक्स में जाके ये बता दिया, सेमीज में जाके ये बता दिया कि गर्ल्स भी किसी से कम नहीं है, गर्ल्स भी गोल्ड ला सकती है इंडिया के लिए। गर्ल्स ला ही रही है मेडल, ये नहीं है कि कहीं ना कहीं पीछे चाहे ब्रॉन्ज ही आ रहा है, पर आ तो रहा है ना देश के लिए कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं पीछे तो नहीं ना है। कुछ ना करने से बेटर कुछ तो कर ही रहे हैं ना, हार के बाहर आने से अच्छा ब्रॉन्ज तो लेके आ ही रहे हैं ना। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि गर्ल्स कम नहीं है और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि हम लोग मेडल ला रहे हैं। गर्ल्स ने क्वालिफाई किया है, एशियन से क्वालिफाई करके आई हैं, कॉमनवेल्थ से क्वालिफाई करके आई हैं, एंड मोर ओवर की वो बहुत जितनी भी हमारी टीम में अभी लड़कियाँ खेल रही हैं वो बहुत ग्राउंड लेवल से आई हैं, वो सारी लड़की आई हैं। और आज के टाइम पे जैसे आपने अगर आप मैच देखते हैं, उन्होंने जो क्वार्टर्स खेला है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इतना अच्छे से खेला है कि ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ही हुआ है कि किसी टीम में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से ऐसे लीड देके आ रहा है। और जैसे कि उनको पीसी मिला, उनको एक पीसी मिला, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो दिव्यांगों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने भले ही कई योजनाएं शुरू की हैं और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी ये योजनाएं लागू हैं, लेकिन ये योजनाएं किसी हद तक ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। दिव्यांगों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए नाको चने चबाने पड़ रहे हैं और हालात ये हैं कि समाज कल्याण विभाग को ये दिव्यांग किस तरह से कोसने को मजबूर हैं। जम्मू के वार्ड नंबर 37 के निवासी जो कि पूजा देवी हैं, उनकी हालत को देखकर आप खुद ये अंदाजा लगा सकेंगे, रूह भी आपकी कांप उठती है। जो इस दुनिया में अकेली हैं, माता पिता और भाई बहन ना होने के कारण पूजा इस हालत में किस तरह अपना गुजर बसर करती हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से इसे मात्र 1000 रुपए की पेंशन मिलती है और वो भी हर महीने नहीं बल्कि कभी कभी। हालांकि वार्ड की पार्षद की बदौलत यहाँ पर पूजा देवी को महाजन सभा की ओर से भी हर महीने 1000 रुपए की राशि दी जाती है। पूजा देवी के सपने कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे और प्रशासन से यहाँ पर दिव्यांगों के उत्थान के लिए उचित कदम उठाने की ये मांग कर रही हैं। करूंगी कि जो इसमें हैंडीकैप के लिए आपने किसी के लिए भी इसमें आपको जो सोचने में मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो चाहती हूँ तो वो उनसे मैं यही कहूँगी कि थोड़ा जितने में हम सोशल डिपार्टमेंट में करते हैं वो हमारी सहायता नहीं। तो किस तरह की हेल्प चाहिए आपको? जिस तरह से मुझे हेल्प इस तरह से चाहिए, कोई भी लड़की हो मेरी तरह हो, चाहे मजबूर हो, मैं चाहती हूँ कि जो एक सपना होता है हर चीज़ का, वो सपने अधूरे हो गए हैं क्योंकि वो सपने कभी पूरे नहीं हुए। तो मैं चाहती हूँ कि अगर सरकार करे तो मैं सरकार से यही हेल्प करूँगी कि जहाँ तो इस चीज़ से गरीबी को हटा। इनको जो जब मैंने इसकी हालत देखी कि जो इसके कमरे हैं, जो जहाँ सोती थी, ये सारा पानी इसी के ऊपर ही गिरता था, तो इसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं था। जब मैंने देखा तो मैंने अपनी महाजन बिरादरी की तरफ से इसको 1000 रुपया पेंशन लगाई है और 1000 मिलती है इसको सोशल वेलफेयर की तरफ से। मैंने इसको अपना फ़ोन नंबर दे के रखा है, इसको रात को भी ज़रूरत पड़े तो रात को भी हम आने को तैयार हैं। इसको मैंने बोल के रखा है, तेरे को राशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तूने मुझे बताना है, तूने किसी के साथ बात नहीं करनी, मैं तेरी हर तरफ से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आई के बनाया
तो कोरोना महामारी के वजूद में आते ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग की जहां दिल खोलकर मदद की, तो वहीं कई निजी कंपनियों और संस्थाएं भी यहां पर पीछे हटती हुई नजर नहीं आई। और जम्मू के जीएमसी अस्पताल को देश की एक जानी मानी इंजीनियरिंग कंपनी की ओर से यहां लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक मुहैया करवाया गया था। लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि मौजूदा समय में ये टैंक यहां पर धूल और साथ ही साथ आप देखिए कि किस तरह से बिल्कुल ऐसे ही यहां पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और धूप और बरसात के वजह से भी बाहर अगर इस टैंक को रखा गया है तो ये सड़ रहा है। इस टैंक को इंस्टॉल न किए जाने से ये बेकार साबित हो रहा है और अगर ये इसी हालत में यहां पड़ा रहा तो किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक इसमें रिफिलिंग का कोई जरिया नहीं बनाया गया, जब इसकी इंस्टॉलेशन थी तब वहाँ पर डीसी साहब मौजूद थे, सीएमओ साहब मौजूद थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था हॉस्पिटल का वहाँ मौजूद था। लेकिन अब जब रिफिल की बारी आई तो वहाँ उसको रिफिल के लिए उनको कोई इंजीनियर नहीं मिल रहा। ऐसा कैसे संभव हुआ कि वहाँ इनको इंजीनियर नहीं मिल रहा? अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनका वेट कर रहे हैं कि ताकि उसको टैंकर को जंग लग जाए, जब उसकी पूरी कंडीशन खराब हो जाएगी तो उसको हमें कबाड़ में बेचना पड़ेगा। हम चाहते हैं डीसी साहब से हमारी यही अपील है कि वो जल्द से जल्द उसको रिफिल करवाएं, एक इंजीनियर को हायर करें ताकि वो आने वाली थर्ड लेयर के लिए हम ही प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि आने वाली थर्ड लेयर जो है हिंदुस्तान में शुरू हो गई है। तो ये काफ़ी दिन से वहाँ पे खड़ा है, ऐसे ही टैंक खड़ा है, ऊपर से बरसात भी लगी हुई है, इसको जंग लगने का खतरा है। तो जब ये जहाँ टैंक लाया गया था मेडिकल ऑक्सीजन, जो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, वो इसके अंदर जो बर्नी है, अभी तक इसको कोई सैंपल नहीं किया गया। और डीसी साहब उस वक्त मौजूद थे जब ये टैंक जहाँ पे लाया गया था। और मेरी डीसी साहब से अपील है और गवर्नर साहब से जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा से भी मेरी अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको देखा जाए, इसका मुआयना किया जाए और इसको जल्दी से जल्दी सैंपल किया जाए, क्योंकि थर्ड लेयर जो है कोरोना वायरस की वो आने वाली है, वो अलर्ट पे है और उसके पहले ये सैंपल होना चाहिए हमारे मेडिकल कॉलेज में। और ऐसा ना हो कि इसको जंग लग जाए, बरसात के दिन भी चल रहे हैं, जंग लग जाए और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बाद में इसको कबाड़ के बाद देना पड़े। और हम यही अपनी मांग करते हैं जल्दी से जल्दी इसका कुछ किया जाए और जल्दी से जल्दी इसको असेंबल किया जाए और जिससे यह है कि थर्ड लेयर जो आने वाली है लोगों को अच्छे तरीके से ऑक्सीजन मिल पाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।